Hello students, welcome to my channel Commerce and Economics Classes। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। इस टॉपिक में हम आज 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मांग तथा मांगी गई मात्रा में अंतर। सेकंड पॉइंट, मांग अनुसूची। और थर्ड पॉइंट, मांग वक्र। परंतु स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिन्होंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास आती रहे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, अभी फर्स्ट पॉइंट हमारा है मांग तथा मांगी गई मात्रा में अंतर। पहले वीडियो में हमने मांग के बारे में बात की थी, इस वीडियो में मांग और मांगी गई मात्रा में अंतर की बात करेंगे। इसलिए मांग की डेफिनेशन को दोबारा से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने स्क्रीन पर मांग की डेफिनेशन लिखी है, मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में, या जिसको आप कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर उपभोक्ता खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करें कि मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं। यहां पर हम एक मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, मात्राओं की, सभी मात्राओं की, जो भी आप विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हैं, उन सभी मात्राओं की एक टेबल बन गई है स्टूडेंट्स। तो वो पूरी की पूरी जो टेबल है, जैसे यहाँ पर हमने ये टेबल बनाई है, तो ये जो एक पूरी टेबल बन गई है, इस पूरी टेबल को हम मांग बोलेंगे कि 5 रुपए कीमत के ऊपर आप कितनी मात्रा खरीदना पसंद कर रहे हैं, 1। 4 रुपए कीमत पर कितनी मात्रा खरीदना पसंद कर रहे हैं, 2। 3 रुपए कीमत पर आप 3 मात्रा, और कीमत कम हो जाती है तो आप मात्रा को और ज्यादा बढ़ाना पसंद करते हो। तो आपके दिमाग में एक तालिका बन गई है कि आप किस रेट के ऊपर कितना मात्रा खरीदना पसंद करोगे। उस पूरी की पूरी तालिका को आप मांग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में, यानी मांग को सिर्फ उस वस्तु की कीमत प्रभावित नहीं करती है, किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे अन्य वस्तुएं हैं, अन्य जो उसकी संबंधित वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों का भी प्रभाव पड़ता है किसी वस्तु की मांग के ऊपर। जैसे हम बात करें कि मोटरसाइकिल की मांग के ऊपर पेट्रोल की कीमत का असर डेफिनेटली पड़ेगा। अगर पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाए तो जो पब्लिक है वो मोटरसाइकिल खरीदना शायद पसंद ना करे। हो सकता है कि वो मोटरसाइकिल की बजाय आप साइकिल पर चलना पसंद करें, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो इसका मतलब अन्य जो और वस्तुएं हैं उनकी कीमतों का भी असर पड़ता है। ऐसे ही उपभोक्ता की आय, जो वस्तु खरीदने वाला कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी आय में अगर बदलाव आ जाए तो भी वो किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन करेगा। ऐसे ही संभावनाएं, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको लगता है कि कीमतें बढ़ेंगी किसी वस्तु की, तो आज जो भी कीमत है उसी कीमत के ऊपर हो सकता है आप पहले से ज्यादा उसकी मांग करें,
इसका मतलब बहुत सारी चीजें हैं कीमत के अलावा जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं, परंतु अगर सभी प्रभावित करने वाले तत्वों की अगर हम बात करें तो मांग को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी अन्य तत्व हैं कीमत को छोड़कर, उन सबको हम क्या मान के चलते हैं कि अपरिवर्तित हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय की बात करते हैं हम, क्योंकि हो सकता है कि 5 रुपए कीमत के ऊपर, 5 रुपए कीमत के ऊपर आप जो आज अभी एक मात्रा खरीदना पसंद कर रहे हो सकता है कि कुछ समय के बाद आप 5 रुपए कीमत के ऊपर एक मात्रा खरीदना पसंद ना करें। जैसे कि गर्मी का मौसम है, अभी 5 रुपए कीमत के ऊपर आप एक आइसक्रीम खरीदना पसंद कर रहे हो सकता है कि कुछ समय के बाद बारिश हो जाए, ठंड हो जाए, तो आप 5 रुपए कीमत पर शायद एक आइसक्रीम खरीदना पसंद ना करें, क्योंकि अब आपको जरूरत नहीं लग रही है उसकी। तो इसका मतलब समय का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि एक निश्चित समय में, क्योंकि समय बदल गया तो मांगी गई मात्राएं बदल सकती हैं, तो हम समय को एक निश्चित अवधि के अंदर हम लेके चलते हैं। और फिर विभिन्न संभव कीमतों पर, वो हम बात कर ही चुके हैं कि अलग अलग कीमतों पर, 5 रुपए कीमत पर कितनी, 4 रुपए कीमत पर कितना खरीदना पसंद करोगे, तो वो अलग अलग कीमतों पर जो आपके माइंड में एक टेबल बन गई, आप कितनी मात्रा खरीदना पसंद करोगे उसको ही मांग कहते हैं। साथ में और कुछ भी लिखा है मैंने इसमें, उपभोक्ता खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य है, यानी मात्राएं जो है उनको उपभोक्ता खरीदने के लिए इच्छुक भी है और योग्य भी है, यानी उसकी इच्छा है कि वो वस्तु को खरीदे, परंतु सिर्फ इच्छा होने से ही मांग नहीं बनेगी, उसके साथ साथ उसकी जेब में पैसा भी होना चाहिए उस इच्छा को पूरा करने के लिए। चलो पैसा भी है, हो सकता है कि वो पैसा खर्च ना करना चाहे, तो फिर भी उसको हम मांग नहीं बोलेंगे जब तक कि उसको वो खर्च ना करे। तो स्टूडेंट्स, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए और उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास पैसा भी होना चाहिए और उसको खर्च करने का भी मन होना चाहिए, तो तभी जाकर हम उसको बोलेंगे कि ये मांग है। तो स्टूडेंट्स, दोबारा से एक बार स्पीड से देखें तो मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं, यानी बहुत सारी मात्राएं हैं जिन्हें मांग के अन्य निर्धारक जितने भी हैं उनको हम अपरिवर्तित मान लेंगे। सिर्फ किसका असर देखेंगे, उस वस्तु की कीमत का। एक निश्चित समय की बात करेंगे, क्योंकि समय बदलने पर भी बदलाव आ जाता है मांग में। एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर उपभोक्ता जो भी खरीदने के लिए इच्छा रखता है और इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा भी है और पैसे को खर्च भी करना चाहता है, तो उसे हम बोलेंगे मांग। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मांगी गई मात्रा। मांगी गई मात्रा की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिखा है, मांगी गई मात्रा किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में अन्य बातें समान रहने पर। ये आपकी ऑप्शन है, आप चाहें इसको बीच में से हटा भी सकते हैं। अन्य बातें समान रहने पर, एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज आप देखिए ध्यान से कि पहली डेफिनेशन यानी मांग की डेफिनेशन और मांगी गई मात्रा की जो डेफिनेशन है उसमें क्या अंतर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि मांग में हमने क्या लिखा है, मात्राएं। मांगी गई मात्रा में क्या लिखा है, सिर्फ मात्रा लिखा है। तो यानी जो मांग है वो विभिन्न संभव कीमतों पर जो जो आप खरीदना पसंद करते हैं उन सभी की एक जो टेबल है उसको मात्राएं उसको मांग बोलेंगे। परंतु मांगी गई मात्रा किसी एक पर्टिकुलर
प्राइस के ऊपर जो आप मात्रा खरीदना चाहते हैं, जैसे 5 रुपए कीमत के ऊपर आप अगर एक आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं तो एक जो मात्रा है उसको क्या बोलेंगे, मांगी गई मात्रा। यानी एक गिवन प्राइस के ऊपर जो आप क्वांटिटी खरीदना पसंद कर रहे हैं तो उसको मांगी गई मात्रा, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ अंतर को देखना आपने, तो यहाँ मात्राएं और मांगी गई मात्रा में हम सिर्फ मात्रा की बात करेंगे। जिसे मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में, ये दोनों में सेम है लाइन, अन्य बातें समान रहने पर भी दोनों में सेम है, और एक निश्चित समय में ये भी दोनों में सेम है स्टूडेंट्स, यहां पर भी और यहां पर भी। तो एक निश्चित कीमत पर यहां पर अंतर आ गया स्टूडेंट्स। मांग में हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न संभव कीमतों पर, विभिन्न संभव कीमतों पर, जबकि मांगी गई मात्रा में हम बात करते हैं एक निश्चित कीमत पर। ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं। उपभोक्ता खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य है, ये दोनों में सेम है। तो यानी अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो अंतर कहां पर है, मांग और मांगी गई मात्रा में। एक तो मात्राएं और यहां हमने लगाना है मात्रा, और इसके अलावा अंतर कहां पर है, विभिन्न संभव कीमतों पर। मांग के अंदर तो विभिन्न संभव कीमत, जबकि मांगी गई मात्रा में एक निश्चित कीमत पर। बाकी तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको खास तौर पर बताना चाहूंगा कि मैंने जो ये डेफिनेशन बनाई है वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाई है कि आप ये डेफिनेशन में कोई ज्यादा चेंजेस ना आए, आपको याद करना आसान हो जाए। तो आगे भी हम जितनी भी डेफिनेशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर, वो सभी डेफिनेशन कुछ इसी तरह की होंगी कि आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा एक एक दो दो शब्दों का बदलाव करेंगे और एक नई डेफिनेशन बन जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स आपको मांग और मांगी गई मात्रा में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला हमारा सेकंड पॉइंट है मांग अनुसूची, जिसको आप मांग तालिका भी बोल सकते हैं, इंग्लिश के अंदर आप इसको बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। तो स्टूडेंट्स ये क्या है देखते हैं। तो मांग अनुसूची वह तालिका है जो मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है। पहले तो स्टूडेंट्स देख लीजिए कि मांग की जो डेफिनेशन है और ये मांग अनुसूची की जो डेफिनेशन है उसमें क्या अंतर है। तो बिल्कुल कम से कम मैंने चेंजेस किया है। देखो यहाँ मांग में हमने क्या लिखा है, मांग किसी वस्तु की वह मात्राएं हैं जिन्हें मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है। मांग अनुसूची, क्योंकि बात मांग अनुसूची है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। मांग अनुसूची वह तालिका है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये तालिका लिखें या अनुसूची लिखें एक ही बात है। तो मांग अनुसूची वह अनुसूची है जो मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दशा वर्ड है, ये थोड़ा सा कट गया है, आप इसको दशा कर लीजिए। रहने की दशा में एक निश्चित समय में, ये बिल्कुल सेम है पहले की तरह। किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर, विभिन्न संभव कीमत, मांग के अंदर भी विभिन्न संभव कीमत है, मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है। यानी एक तालिका आपने बना ली है स्टूडेंट्स, जो ये तालिका हमने बना ली है ना कि विभिन्न संभव कीमतों पर जो मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है, यानी ये जो एक तालिका, इसी को आप मांग अनुसूची भी बोल देते हैं। यानी मांग को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये जो तालिका बनाई है यही मांग तालिका है, इसी को मांग तालिका कहें या मांग अनुसूची कहें। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, मुझे लगता है आपको ये भी समझ में आ गई है, क्योंकि आगे आपको आसानी लगेगा, क्योंकि मेन जो आपकी मांग की डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई है। अब तो थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करेंगे
और एक नई डेफिनेशन बन जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मांग अनुसूची दो प्रकार की है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची तथा बाजार मांग अनुसूची। इनका मतलब समझ लेते हैं, ये भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बदलाव किया हमने डेफिनेशन में। तो देखो, व्यक्तिगत मांग अनुसूची स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह तालिका है, फिर मैं कहूंगा कि तालिका कहें या अनुसूची कहें, एक ही बात है। इंग्लिश में आप इसको शेड्यूल भी बोल सकते हैं। तो वह तालिका है जो मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में, बिल्कुल सेम है मांग की तरह, एक निश्चित समय में ये भी मांग की तरह सेम है, एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस है मांग और व्यक्तिगत मांग अनुसूची में। वहां हमने सिर्फ उपभोक्ता शब्द लगाया है मांग के अंदर, यहां मैं एक उपभोक्ता, क्योंकि मांग हमें नहीं पता कि एक उपभोक्ता कर रहा है या एक से ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ उपभोक्ता शब्द लगाया वहां पर मांग में। परंतु व्यक्तिगत मांग अनुसूची में हम एक उपभोक्ता, क्योंकि व्यक्तिगत किसी एक उपभोक्ता की मांग की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए हमने यहाँ एक शब्द लगा दिया, बाकी तो सेम है। एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमत की, बिल्कुल सेम है, वहां मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है। यानी यहाँ सिर्फ फर्क क्या है कि मांग में हम तालिका की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची में उसी बात को हमने एक तालिका के द्वारा दिखा दिया है। ये तालिका है हमारी, तालिका के द्वारा अगर दिखा दोगे मांग को तो मांग तालिका बन जाएगी। अगर किसी एक उपभोक्ता के बारे में बात करेंगे तो व्यक्तिगत मांग तालिका, और अगर बाजार में किसी वस्तु के सभी उपभोक्ताओं की बात करेंगे तो जो तालिका बनेगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बाजार मांग तालिका। तो अब हम बात करेंगे बाजार मांग तालिका या अनुसूची की। बाजार मांग अनुसूची वह अनुसूची है जो मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में एक निश्चित समय में, यहां तक की डेफिनेशन व्यक्तिगत मांग अनुसूची की तरह बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहां पर आकर स्टूडेंट्स चेंज आ गया है, यहां मैंने लिखा है सभी उपभोक्ताओं द्वारा, जबकि व्यक्तिगत मांग अनुसूची में मैंने लिखा है एक उपभोक्ता। क्योंकि भाई बाजार मांग अनुसूची है तो बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं किसी वस्तु के, सभी जो खरीदेंगे उनकी बात करनी है हमने, तो इसलिए सभी उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं। तो सभी उपभोक्ताओं द्वारा, आगे फिर वही सेम है डेफिनेशन, किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है। तो ये बिल्कुल सेम है। तो ये आपको लग रहा है कि डेफिनेशन में मैंने बहुत ही कम बदलाव करके एक नई डेफिनेशन बना दी है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो व्यक्तिगत मांग तालिका थी वो तो हमने यहाँ पर ये बना रखी है। अब बाजार मांग तालिका है, तो बाजार मांग तालिका के लिए हमने यहाँ पर मान लिया है कि हो सकता कि बाजार के अंदर किसी वस्तु को खरीदने वाले जो ग्राहक हैं वो सिर्फ दो ग्राहक हैं। हम मान लेते हैं कि, जैसे मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं आइसक्रीम की, कि आइसक्रीम को खरीदने वाले पूरे बाजार के अंदर सिर्फ दो ही ग्राहक हैं, ग्राहक ए और एक दूसरा ग्राहक है बी। ग्राहक ए और ग्राहक बी। तो अगर बाजार के अंदर कीमत 5 रुपए है तो ग्राहक ए की बात करें तो वो तो पहले वाली तालिका है, व्यक्तिगत मांग तालिका के अंदर हमने जो बात की थी तो वो सेम है बिल्कुल। अब बी ग्राहक की बात करें कि हो सकता है देखिए कि 20 ग्राहक जो है उसको आइसक्रीम की ज्यादा इच्छा है, उसको ज्यादा गर्मी लगती है, या हो सकता है उसके पास पैसे ज्यादा हैं, तो इसलिए हो सकता है कि वो 5 रुपए कीमत के ऊपर, जैसे एक ग्राहक तो सिर्फ एक आइसक्रीम की मांग करता है जबकि बी ग्राहक उससे ज्यादा की मांग कर रहा है। 4 रुपए कीमत पर एक ग्राहक 2 आइसक्रीम की मांग कर रहा है जबकि बी ग्राहक
3 आइसक्रीम की मांग कर रहा है। 3 रुपए कीमत के ऊपर एक ग्राहक 3 की मांग कर रहा है, जबकि बी ग्राहक 4 आइसक्रीम की मांग कर रहा है। यानी ए के कंपैरेटिवली बी जो ग्राहक है वो ज्यादा मात्राएं खरीदने को तैयार है। तो इस अब देखिए कि पूरे बाजार में कितनी कितनी मांग होगी, मांगी गई मात्रा कितनी कितनी होगी। 5 रुपए कीमत के ऊपर पूरे बाजार के अंदर अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो मांगी गई मात्रा कितनी हो गई? 1 + 2 = 3। ऐसे ही अलग अलग कीमतों पर आप देख लेंगे तो ये पूरे बाजार की मांग तालिका बन गई है। तो ये भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मांग वक्र, हमारा तीसरा पॉइंट मांग वक्र। तो मांग वक्र क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने ये तालिकाएं बनाई हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका है या ये बाजार मांग तालिका है, अगर आप इन्हीं तालिकाओं को एक वक्र के द्वारा दिखा दें तो वो क्या हो जाएगी? मांग वक्र। अगर आप स्टूडेंट्स ये व्यक्तिगत मांग तालिका है, अगर आप इसको वक्र के द्वारा दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत मांग वक्र। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप बाजार की जो मांग तालिका है, अगर आप उसको वक्र के द्वारा दिखा देंगे तो वो बन जाएगी बाजार मांग वक्र। यानी यहां पर जो मेन बात है नोट करने वाली, कि जो वक्र है वो भी 2 प्रकार की हैं। जैसे मांग तालिका 2 प्रकार की है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। ऐसे ही मांग वक्र वो भी 2 प्रकार की है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो आइए अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं। तो जैसे पहले मांग वक्र, मांग वक्र वह वक्र है जो मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। अब देखो स्टूडेंट्स, मांग वक्र और मांग तालिका, अगर दोनों की डेफिनेशन को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि मांग वक्र में हमने यहां स्टार्टिंग कैसे की, मांग वक्र वह वक्र है, और मांग तालिका में हमने स्टार्टिंग कैसे की कि मांग तालिका वह तालिका है, मांग, या इसको कहें मांग अनुसूची वह अनुसूची है। अब आगे डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, एक वर्ड का भी स्टूडेंट्स फर्क नहीं है। यानी स्टूडेंट्स जो बात हम तालिका के द्वारा दिखा रहे हैं, अगर उसी बात को हम एक वक्र के द्वारा दिखा देंगे तो मांग वक्र हो जाएगी। तो डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स मांग वक्र 2 प्रकार की है, मांग तालिका की तरह, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। अब स्टूडेंट्स यहाँ मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि व्यक्तिगत मांग वक्र की जो डेफिनेशन है बिल्कुल व्यक्तिगत मांग तालिका की तरह है। फर्क सिर्फ क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्यक्तिगत मांग वक्र में हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है, जबकि व्यक्तिगत मांग तालिका में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका है। आगे बिल्कुल सेम है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही है सारी चीजें। अब इसी बात को मैंने स्टूडेंट्स नीचे दिखा भी दिया है बनाकर कि ये व्यक्तिगत मांग तालिका है। इसकी सहायता से ये व्यक्तिगत मांग तालिका स्टूडेंट्स, इसकी सहायता से हमने यहाँ पर व्यक्तिगत मांग वक्र को बना दिया है। ये आपका वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आपने नीचे लिया है मात्राएं, मैंने लिख भी दिया है स्टूडेंट्स, मात्रा क्वांटिटी,
और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, प्राइस, क्योंकि हम यहाँ मांग में संबंध किसका देख रहे हैं, कीमत का और मांगी गई मात्रा का। ये कीमत और ये मांगी गई मात्रा, इन्हीं का संबंध है, तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए कि जब कीमत 5 रुपये है तो अब मांगी गई मात्रा कितनी है, 1 है, तो इस दोनों का पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। ऐसे ही 4 रुपये कीमत के ऊपर मांगी गई मात्रा 2 है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट कितना क्या बनेगा, ये बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आगे के पॉइंट बनेंगे। अब इन पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो आपको एक ऐसे लाइन मिल जाएगी। तो इस लाइन को आप क्या बोलते हैं, मांग वक्र, क्योंकि ये वक्र विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाता है, जिसे आप मांग भी कहते हैं। अगर आपने इसको वक्र के द्वारा दिखा दिया तो ये मांग वक्र हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर है। अब इसके फीचर देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि मांग वक्र जो है, हमने लिखा है कि मांग वक्र का जो ढलान है वो नीचे की ओर है। बिल्कुल देख भी लीजिए स्टूडेंट, मांग वक्र क्या है, ऐसे नीचे की तरफ है। मांग वक्र का जो ढलान है वो ऐसे है, ऐसे, क्योंकि इसमें क्या पता लग रहा है, जैसे जैसे स्टूडेंट्स कीमत कम होती जा रही है, मांगी गई मात्रा हमारी ऐसे बढ़ती जा रही है। तो इन संबंधों को अगर आप दिखाएं तो हमारा जो वक्र है वो नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ जाता है स्टूडेंट्स। जैसे 5 रुपए कीमत, मांगी गई मात्रा 1 है, तो पॉइंट हमारा ये बन गया था। जैसे हम हमारी कीमत कम होती है, मांगी गई मात्रा हमारी 2 हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ढलान हमारा मांग वक्र का नीचे की तरफ है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर है। और यह कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को प्रकट करता है। बिल्कुल विपरीत संबंध को प्रकट करता है स्टूडेंट्स। ये क्यों, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि अगर कीमत आपकी 5 है तो मांगी गई मात्रा 1 है, और जैसे ही कीमत 4 होती है मांगी गई मात्रा आपकी 2 हो जाती है। यानी अगर कीमत कम होती है तो मांगी गई मात्रा आपकी बढ़ती है। यानी क्या हो गया, एक चीज कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनका जो संबंध है कीमत का और मांगी गई मात्रा का, वो कैसा है, नेगेटिव, ऋणात्मक। तो मांग वक्र की ढलान जो नीचे की तरफ है, उसका मतलब भी यही है कि ये मांग और मांगी गई मात्रा और कीमत में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर मैंने लिख भी दी है, आप इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं बाजार मांग वक्र। जैसे हमने बाजार मांग तालिका की बात की, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ बाजार मांग वक्र। कोई भी फर्क नहीं है स्टूडेंट्स डेफिनेशन के अंदर। सिर्फ क्या फर्क है कि बाजार मांग तालिका में हमने क्या लिखा था, बाजार मांग तालिका वह तालिका है। यहाँ क्या लिख रहे हैं, बाजार मांग वक्र वह वक्र है। आगे बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया है, आप वैसे भी समझदार हैं। तो यहाँ सिर्फ ये देख लेते हैं, टेबल वही ले ली मैंने जो वहां पर ली थी, बाजार मांग तालिका में बिल्कुल वही सेम यहाँ पर ले ली है कि 5 रुपए कीमत के ऊपर ए जो ग्राहक है वो 1 मात्रा खरीदना चाहता है और बी ग्राहक 2 मात्रा खरीदना चाहता है। तो 5 रुपए कीमत के ऊपर पूरे बाजार में कितनी मांगी गई मात्रा है, 3। ऐसे अलग अलग कीमतों पर हमने दिखा दिया है। तो अगर आप इन चीजों को एक डायग्राम के द्वारा दिखा दें तो वो बाजार मांग वक्र हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो ये ए ग्राहक है, ये स्टूडेंट्स जो ए ग्राहक है और बी ग्राहक, इन दोनों के वक्र को पहले हमने अलग अलग बना दिया है। अलग अलग, ये है ए
कंज्यूमर का मांग वक्र, ये है स्टूडेंट्स बी कंज्यूमर का मांग वक्र। अब इन दोनों को मिलाकर ये बना दिया हमने पूरे बाजार का मांग वक्र। कैसे स्टूडेंट, देखिए कि 5 रुपए कीमत के ऊपर एक ग्राहक कितनी मांग कर रहा है, एक ग्राहक मांग कर रहा है स्टूडेंट्स, सॉरी, एक ग्राहक मांग कर रहा है एक मात्रा की, और बी ग्राहक मांग कर रहा है 5 रुपए कीमत के ऊपर 2 मात्रा की। तो दोनों को मिलाकर पूरे बाजार के अंदर कितनी मांग होगी, ये 3 मात्राओं की। तो इसी तरीके से अलग अलग कीमतों पर आप ये जो पॉइंट्स ड्रा करोगे तो उससे जो कर्व बनेगी वो आपकी बन जाएगी व्यक्तिगत मांग वक्र, ये भी व्यक्तिगत मांग वक्र, और ये बाजार मांग वक्र है। एक चीज जो मैंने मेन जो नीचे स्टूडेंट्स लिखी है वो आप देख लीजिए कि बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का समस्तर जोड़ है। समस्तर मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब स्टूडेंट्स ऐसे, ये जितना यहां पर डिफरेंस है स्टूडेंट्स और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ये इन दोनों का जोड़ बनेगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल जोड़ है। इसका ढलान भी व्यक्तिगत मांग वक्रों की तरह ऋणात्मक है। बिल्कुल, बाजार मांग वक्र का ढलान भी व्यक्तिगत मांग वक्रों की तरह ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब अगर कीमत कम होगी तो मांगी गई मात्रा डेफिनेटली बढ़ेगी। यानी एक चीज कम होगी, चाहे कुछ भी कम हो जाए, दूसरी बढ़ेगी। और अगर इसके आप रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर कीमत आपकी बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा कम भी हो जाती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा यहाँ पर कि जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर आप लिखी हैं, आप इन डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि इसके नेक्स्ट जो वीडियो आपके सामने आएगा तो उसमें फिर आपको उन सभी डेफिनेशन की जरूरत रहेगी। तो एक बार फिर से आपका मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।